हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब इट इज़ कंसिडर्ड एज द डिक्शनरी फॉर योर अकाउंटिंग। ठीक है, यानी कि जितने भी टर्म्स हम यूज़ करने वाले हैं ना अकाउंटेंसी में, उन सब की डेफिनेशन, उन सब का मतलब इस चैप्टर में दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं चैप्टर की फटाफट से। चैप्टर का नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो इसमें हम अच्छा खासा टाइम डेडिकेट करेंगे बिकॉज दिस चैप्टर इज गोइंग टू बिल्ड योर बेस। दिस चैप्टर इज गोइंग टू बिल्ड योर बेस फॉर द रेस्ट ऑफ द अकाउंटेंसी। तो मैं चाहता हूं कि इस चैप्टर को हम अच्छे से कर लें, बिल्कुल अच्छे से कर लें। ठीक है, तो जो फर्स्ट हमारा टर्मिनोलॉजी है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो आप हेडिंग डाल लीजिए इसकी, फिर स्टार्ट करते हैं इसको समझना। बिजनेस ट्रांजैक्शंस। सबसे पहले तो इसकी शॉर्ट डेफिनेशन लिखता हूं, उसके बाद फिर बड़े डेफिनेशन देखेंगे, पूरा अच्छे से पढ़ेंगे इस पॉइंट को। तो सबसे पहले तो इतना समझो कि इट इज एन एक्सचेंज ऑफ मनी, गुड्स एंड और सर्विसेज, एंड स्लैश और सर्विसेज। यानी कि ये एक्सचेंज है किसका? मनी, गुड्स और सर्विसेज का। मनी, गुड्स और सर्विसेज का। ठीक है, सबसे पहले तो बिजनेस का मतलब समझ लीजिए धंधा होता है, हिंदी में बिजनेस को धंधा कहते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके बिजनेस से, जो भी आपके व्यवसाय में लेन देन आप करते हैं, लेन देन, उसको कहते हैं ट्रांजैक्शन। तो लेन देन किस चीज का हो सकता है? मनी का हो सकता है, गुड्स का हो सकता है, या सर्विस का हो सकता है। ठीक है, तो इन सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन को क्या कहते हैं? इन सबको क्या कहते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब थोड़ा और डिटेल में समझते हैं इसको। ठीक है, तो मैं जितना लिखवाऊंगा उतना ही लिखना, और बाकी मैं चाहता हूं कि आप बुक रेफर करें इस चैप्टर के लिए। ठीक है, आप, क्योंकि बुक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कुछ भी समझ ले, कुछ भी कर ले, अल्टीमेटली जो एग्जाम में हमें लिखना है वो हमें बुक की लैंग्वेज ही लिखनी है। ठीक है, बुक की लैंग्वेज ही लिखनी है। ठीक है, सो नाउ बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल शब्द का मतलब है जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट हो। तो कोई भी ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है, या कोई भी ऐसा इकोनॉमिक इवेंट, कोई भी ऐसा इकोनॉमिक इवेंट सेम जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट हो। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? दो लोगों के बीच में, यानी कि दो लोग करते हैं ऐसे ट्रांजैक्शन को, ऐसे लेन देन को। एंटर्ड बाय टू पार्टीज, एंटर्ड बाय टू पार्टीज। ठीक है, और इस ट्रांजैक्शन के होते ही, इस लेन देन के होते ही एक एक्शन इनिशिएट होता है। ठीक है, और उस एक्शन का नाम है रिकॉर्डिंग। यानी कि जैसे ही ये बिजनेस या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी, हम क्या कर देंगे? रिकॉर्डिंग कर देंगे। एक रिविजनरी बात बताता हूं मैं आपको, रिवीजन के लिए एक बात बताता हूं कि रिकॉर्डिंग हम जिस बुक में करते हैं उसको कहते हैं जर्नल। ठीक है, रिविजनरी पॉइंट, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें अभी इसको जाननी है। तो रिकॉर्डिंग इसमें करते हैं जर्नल। तो ये किसको इनिशिएट करता है, किसकी शुरुआत कर देता है? प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग की, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग की। ठीक है, प्रोसेस ऑफ
रिकॉर्डिंग की, और रिकॉर्डिंग जर्नल में करते हैं, या मैं कह दूं कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट में, BOA लिख देता हूं मैं, ठीक है। यानी कि हमारी जो किताबें हैं खाते की, उसमें हम रिकॉर्ड कर देते हैं इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। क्यों? क्योंकि इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट भी होता है, लेन देन भी है, बिजनेस ट्रांजैक्शन भी है, और मनी का इन्वॉल्वमेंट भी है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, अगर मैं एक और पॉइंट बताऊं तो ये क्या है, इट इज एन फाइनेंशियल इवेंट, इट इज एन फाइनेंशियल इवेंट which brings change in फाइनेंशियल पोजीशन। कह रहा है ये ऐसा फाइनेंशियल इवेंट है जो कि चेंज लाता है किसमें, फाइनेंशियल पोजीशन में, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है यहां पे हमारा एसेट और लाइबिलिटी से, यानी कि हमारी संपत्ति क्या होगी और हमारे ऊपर कितना उधार है, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, एक एसेट माने संपत्ति और लाइबिलिटी का मतलब उधार, ठीक है। इनमें चेंज लाता है, ठीक है। इन दोनों टर्मिनोलॉजी को भी इस चैप्टर में हम डिटेल में समझेंगे। वी विल अंडरस्टैंड बोथ द टर्मिनोलॉजीज इन दिस चैप्टर इन डिटेल मैनर, सो डोंट वरी अबाउट दीज टू वर्ड्स कि ये होते क्या है, और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन समझेंगे। बस अभी के लिए फिलहाल मैं समझा देता हूँ कि इसका मतलब संपत्ति और लाइबिलिटी का मतलब आपके ऊपर कोई उधार है, ठीक है। तो कोई भी फाइनेंशियल इवेंट जो चेंज लाए आपके फाइनेंशियल पोजीशन में, यानी कि इन दोनों में, उसे ही बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं, ठीक है। अब सबसे बढ़िया किसी भी चीज को समझाने के लिए होता है एग्जाम्पल। व्हेन यू गिव एग्जाम्पल फॉर अ कॉन्सेप्ट, इट मेक्स द कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो मैं कहूं यहां पे एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो मैं एग्जाम्पल आपकी बुक का ही दे देता हूं। रिसीट फ्रॉम डेटर्स, रिसीट फ्रॉम डेटर्स, ठीक है। अब ये दोनों वर्ड भी आपके लिए थोड़ा नया होगा, लेकिन मैं इसका सीधा सीधा मतलब बताता हूं कि अगर आपको अपने डेटर से कुछ मिला है, डेटर का मतलब जिसको आपने सामान उधार पे बेचा है, यानी कि टू whom you have sold the goods, to whom you have sold the goods, तो इसको डेटर कहते हैं, ठीक है। रिसीट भी हो गया हमारा, ठीक है। यानी कि अगर हम कोई डेटर से मिलता है, जिसको हमने सामान बेचा है, कोई पैसा मिलता है, तो उसको क्या बोलूंगा मैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलूंगा, ठीक है, ठीक है। आपने कोई मशीनरी खरीदी आपके बिजनेस के लिए, तो परचेज ऑफ मशीनरी, ये भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है, क्योंकि मशीनरी जो आप खरीद रहे हो वो खरीद रहे हो किसके लिए, बिजनेस के लिए, ठीक है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का ये मतलब है लेन देन है, ठीक है। और क्या लाता है, ये चेंज लाता है, ये क्या लाता है, चेंज लाता है, ठीक है। इतना आपने कर लिया हो नोट, तो मैं आगे बढ़ता हूं। इतना अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ता हूं, और फिर इस बिजनेस ट्रांजैक्शन को और अच्छे से समझेंगे, और अच्छे से समझेंगे थोड़ा सा। इसकी कुछ मॉनेटरी वैल्यू होगी। अब मैं बेसिकली बता रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक आपको कि क्या क्या खासियत होती है बिजनेस ट्रांजैक्शन की, जिससे आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन को समझने में और आसानी हो, ठीक है। इसकी एक फाइनेंशियल वैल्यू होती है, इट हैज़ अ फाइनेंशियल वैल्यू, यानी कि पैसे में इसकी कुछ वैल्यू ज़रूर होती है, ठीक है। मतलब मनी के टर्म में इसको हम मेजर कर सकते हैं, तो इट हैज़ अ फाइनेंशियल वैल्यू। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, it is supported by a source document, it is supported by a source document, यानी कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद होगा जो उस ट्रांजैक्शन को सपोर्ट कर रहा होगा। जैसे कि समझा देता हूं एग्जांपल देके, कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है, कुछ सामान खरीदा अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, तो वो आपको एक बिल देंगे।
अब वो बिल क्या हो जाएगा, वो आपका डॉक्यूमेंट है जो कि एक एविडेंस के तौर पे इस ट्रांजैक्शन को सपोर्ट कर रहा हो, ठीक है। ये एक सबूत होता है वो बिल जो होता है कि हाँ ये ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो हमेशा जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी वो किसे तो दैट वुड बी सपोर्टेड बाय अ सोर्स डॉक्यूमेंट, ओके। और तीसरा पॉइंट तो मैंने बता ही दिया है कि इट ब्रिंग्स चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। फिर से वही बात कि फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज लाने का मतलब है कि एसेट और लाइबिलिटी में चेंज लाना, यानी कि दैट इज इन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। चौथा कैरेक्टरिस्टिक, इसके दो एस्पेक्ट होते हैं, यानी कि इट हैज अ ड्यूअल एस्पेक्ट्स। इसके दो पहलू होते हैं। ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब है दो पहलू, ठीक है, या टू साइड्स कह लो आप, तो वो भी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो दो एस्पेक्ट क्या होते हैं इसका, एक तो होता है गिविंग द बेनिफिट और एक होता है रिसीविंग द बेनिफिट, ठीक है। एक तो होता है रिसीव करना कुछ, दूसरा होता है गिविंग। तो दोनों ही पहलू हैं, ठीक है। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक एग्जांपल से बताऊं इसको, ठीक है। तो आपने माल खरीदा अपने बिजनेस के लिए, तो परचेज ऑफ गुड्स बोल देता हूं उसको मैं माल को, ठीक है। तो जब आप माल खरीदते हो, whenever you are purchasing the good, you give some cash to the vendor and they will give you goods in return। तो वो आपको गुड्स देते हैं, आप क्या देते हो उसको, कैश देते हो। तो दो एस्पेक्ट हैं, हम गुड्स रिसीव कर रहे हैं और कैश को दे रहे हैं, इसीलिए बिजनेस ट्रांजैक्शन के हमेशा क्या होते हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है। ठीक है, इतना नोट आपने कर लिया हो, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक ट्रांजैक्शन जो होती है, तो अ ट्रांजैक्शन may be internal transaction और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। यानी कि अगर ट्रांजैक्शन में कोई बाहर की पार्टी इन्वॉल्व नहीं है तो उस ट्रांजैक्शन को इंटरनल ट्रांजैक्शन कहेंगे। लेकिन अगर बाहर की पार्टी इन्वॉल्व है, if the other party is involved in this transaction, then the transaction is said to be external transaction, ठीक है। यानी कि अगर आपने किसी बाहर वाले से कोई सामान खरीदा है अपने बिजनेस के लिए, तो वो फिर एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन के अंदर आ जाता है। इंटरनल में कभी कभी क्या होता है ना, मैं एग्जांपल लिख देता हूं, इसका एग्जांपल दे देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल लिख देता हूं, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, फॉल इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी, लिख लो आप एसेट की जगह, इंटरनल का। तो फॉल इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी, अगर मशीनरी में कोई गिरावट आई आपकी और आप उस गिरावट को अपनी किताबों में लिखा, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा, तो वो आपका इंटरनल ट्रांजैक्शन है, ठीक है। और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जब आप गुड्स परचेज करते हो, ठीक है, जब आप गुड्स परचेज करते हो। अच्छा, दो छोटी छोटी बातें और आ जाती हैं। एक आ जाता है आपका कैश ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन। तो कैश ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है,
कैश ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? कैश के थ्रू जब एग्जैक्टली तो जब भी हम कोई लेन देन कैश में करते हैं, यानी कि पेमेंट इमीडिएट कर रहे हैं किसी चीज के लिए, कोई लेन देन में हम पेमेंट इमीडिएटली कर रहे हैं, कैश इमीडिएटली दे रहे हैं, तो उसको कैश ट्रांजैक्शन कह देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम पैसा बाद में दे रहे हैं, अगर हम पैसा बाद में दे रहे हैं, इमीडिएट ट्रांजैक्शन, इमीडिएट पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उस ट्रांजैक्शन को कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है, इमीडिएट ट्रांजैक्शन। यानी कि लग रहा है हमें, तो when cash is paid or received, when cash is paid or received immediately, तो जब कैश हम पे करेंगे या रिसीव कर लेंगे तुरंत इमीडिएटली लेन देन में, तो उसको क्या कहते हैं? कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है। ठीक है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में when it is promised to pay later, जब हम बाद में पेमेंट करने की बात करते हैं तो उसको कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो अगर मैं सिंपल बता दूं ना, तो कैश ट्रांजैक्शन का मतलब है नगद में लेन देन, नकद, और क्रेडिट का मतलब है उधार पे कोई लेन देन करना, ठीक है, यानी कि बाद में पैसा देने की बात कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन में इतना ही कुछ था, ठीक है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ, बाय दैट एग्जांपल यू कैन रिलेट इट दिस कॉन्सेप्ट वेरी इजीली। जब आप दुकान पे जाते हो, ठीक है, और आपका खाता चल रहा हो दुकान पे, यानी कि ठीक है, यानी कि बहुत सारे कैंटीन से, बहुत सारे कैफे पे बच्चों का खाता चलता है, ठीक है, अरे अभी चाय पिला दो, अभी समोसा खिला दो, पैसा बाद खाते में लिख लो, बाद में दे देंगे, तो दैट इज अ एग्जांपल ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। So if you have understood, now we can smoothly move to the next terminology. Now, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो मुझे लग रहा है मैंने अच्छे से बता दिया इसको, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप, हम डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, यू कैन आस्क योर डाउट्स ऑन व्हाट्सएप, ओके, ठीक है। हाँ, एक और बात बता दूं मैं आपको कि अगर आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, ठीक है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर 9582092850, और दूसरा नंबर है हमारा 9953754276। सो इस पर आप व्हाट्सएप पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और यू कैन कॉल ऑल्सो, नो प्रॉब्लम अबाउट इट, आवर टीम विल रिवर्ट बैक, ठीक है। तो ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। चलिए, तो नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे आते हैं, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हर आपको देखने को मिलेगा आज के बाद ये टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा, जब भी आप अकाउंटेंसी करेंगे, ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी का नाम है कैपिटल। कैपिटल क्या है भाई? कैपिटल पूंजी को कहते हैं, पूंजी, ठीक है, हिंदी में नहीं लिखूंगा, बस बता रहा हूं, कैपिटल पूंजी को कहते हैं, ठीक है। पूंजी होती क्या, समझ लेते हैं, डायग्राम ड्रॉ करवा देता हूं। ये देखो, अरे कैसा गंदा बिजनेस बना रहा हूं मैं, ये देखो, इसको घर मत समझना, बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस, ठीक है, बिजनेस है ये, ठीक है।
और ये है ढोलू। ढोलू का बिजनेस है ये, ढोलू का बिजनेस है ये। ढोलू को बिजनेस चलाने के लिए इस धंधे में पैसा डालना पड़ेगा, है ना, इस धंधे में पैसा डालना पड़ेगा या कुछ लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब ढोलू इस बिजनेस में कुछ पैसे लगाता है, सोचो उसने इस बिजनेस में लगाए 1,00,000 रुपए कैश यानी नकद, 1,00,000 कह दिया मैंने, 5,00,000 रुपए लगाए नकद कैश। तो ये जो 5,00,000 रुपए है जो ढोलू ने इन्वेस्ट किया है इस बिजनेस में, तो दिस 5,00,000 विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल। इस 5,00,000 को कहेंगे हम, इसने 5,00,000 की पूंजी लगाई है इस बिजनेस में, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बस बिजनेस में जो ये ओनर है, ये जो ओनर है ढोलू कौन है इसमें, ओनर है। ओनर जो पैसा बस कैश में लगा सकता है, वो डायरेक्ट अपना फर्नीचर खरीद के भी लगा सकता है। शुरुआत में जो भी पैसा ओनर बिजनेस में लगाता है उसको कहते हैं कैपिटल। अब 2,00,000 का फर्नीचर दे दिया उसने, तो ये भी कैपिटल है। तो कैपिटल कैन बी इन कैश और कैन बी इन काइंड, तो बोथ द थिंग्स आर पॉसिबल। कैश में भी हो सकता है और वस्तु भी लगा सकता है, ठीक है। लेकिन जो भी पैसा वो बिजनेस में लगाता है बिजनेस को चलाने के लिए, द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर इज नोन एज कैपिटल। तो जो भी पूंजी वो लगा रहा है, इस पूंजी को क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। बताओ कितनी आसान बात है ये, ठीक है। इस ओनर को अलग अलग बिजनेस फॉर्म्स में अलग अलग नामों से जानते हैं। जब ये ओनर अकेला होता है और एक सिंगल फॉर्म ऑफ बिजनेस करता है, यानी कि प्रोप्राइटरशिप फॉर्म का बिजनेस करता है, सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस करता है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस आप पढ़ोगे बिजनेस स्टडीज में। तो जब वो एक सिंगल ओनर की तरह बिजनेस चलाता है, ठीक है, तो इस ओनर को क्या कह देते हैं, इसका नाम रख देते हैं हम प्रोप्राइटर, इसको बोल देते हैं हम प्रोप्राइटर। जब ये पार्टनरशिप में बिजनेस करता है तो इसको बोल देते हैं पार्टनर। इस ओनर का नाम हो जाता है तब पार्टनरशिप, अगर बिजनेस फॉर्म है पार्टनरशिप। और अगर ये कंपनी चला रहा है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज चला रहा है, तो इसको मेंबर या शेयर होल्डर भी कह देते हैं। ठीक है। इस कैपिटल के और भी कुछ नाम हैं, ठीक है, इस कैपिटल के और भी कुछ नाम हैं, ठीक है। एक तो इसको कहते हैं ओनर्स इक्विटी। क्या कहते हैं, ओनर्स इक्विटी। तो मैं यहां पे लिख देता हूं साइड में, ओनर्स इक्विटी। तो ये भी कैपिटल का एक नाम है, ठीक है। या बहुत से लोग इसको क्या कह देते हैं, नेटवर्थ। क्या कह देते हैं, हाँ। तो ये तीनों नाम किसके हैं, कैपिटल के नाम हैं, ठीक है। अब इस पूंजी को लगा के वो बहुत से अलग अलग काम करता है, ठीक है। प्रोप्राइटर में एक बार मुझे याद दिला दो कि प्रोप्राइटर कब कहते हैं, इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप। हाँ, जब वो प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस करता है तो उसको प्रोप्राइटर बोलते हैं। जब वो पार्टनरशिप का बिजनेस करता है तो उसे पार्टनर कह देते हैं इस ओनर को। तो आप ये ड्रॉ कर सकते हैं मेरे साथ साथ। और इन केस ऑफ कंपनी उसको मेंबर या शेयर होल्डर भी कहा जाता है, इन केस ऑफ कंपनीज, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग इसका एक फॉर्मूला बता देते हैं, वो फॉर्मूला मैं अब समझा दूंगा बाद में आपको। लेकिन कैपिटल का मतलब है बेसिकली कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज। समझाने की कोशिश करता हूं थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में। क्या मतलब है, अगर आपके पास 10 लाख की संपत्ति है और 2 लाख का कर्ज है आपके ऊपर, तो आपकी जो कैपिटल है, आपकी जो पूंजी है, वो 8 लाख की पूंजी है, ठीक है। यानी कि 8 लाख रुपया भी अपने नेट इन्वेस्टमेंट है आपकी बिजनेस में।
ठीक है, इतना आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है अपने बिजनेस में। ठीक है, तो ये समझाने, अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझाने की कोशिश करी है मैंने। जब हम एसेट की डेफिनेशन और लाइबिलिटीज की डेफिनेशन समझ लेंगे तो ये और भी अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। ठीक है, तो कैपिटल ये है बेसिकली। और आप इस डायग्राम को इसको नोट कर सकते हैं, और उसके बाद मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ आपको, पढ़ के बता देता हूँ कि क्या मतलब होता है कैपिटल का अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ बुक। तो कैपिटल का मतलब होता है, कैपिटल इज द क्लेम ऑफ द ओनर और प्रोपराइटर इन द बिजनेस, यानी ओनर का या प्रोपराइटर का क्लेम बिजनेस पे, कितना क्लेम है, कितना दावा वो कर सकते हैं बिजनेस पे। ठीक है, वो कैपिटल। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय द प्रोपराइटर इन केस ऑफ प्रोपराइटरशिप, बाय द पार्टनर इन पार्टनरशिप। ठीक है, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और एसेट्स हैविंग अ मॉनेटरी वैल्यू। कह रहा है मनी के फॉर्म में भी हो सकता है और एसेट के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, यहां पे फर्नीचर लिखा है, फर्नीचर का मतलब भी एसेट ही होता है। ठीक है, इन केस ऑफ कंपनीज contributors of capital are many and they are known as shareholder। कंपनी के केस में जो ये ओनर होता है ना, एक ओनर नहीं होता, बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं कंपनी में, तो उनको फिर शेयर होल्डर्स कहा जाता है। हाँ, ये पॉइंट एक अच्छा पॉइंट है। इट इज अ लाइबिलिटी ऑफ फर्म टुवर्ड्स द प्रोपराइटर और पार्टनर्स। इट इज सो बिकॉज अंडर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बिजनेस इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट entity from its owner, transaction are recorded in the books of account from the point of view of business। ठीक है, इसको समझा देता हूं मैं एक बार आपको। कैपिटल को बहुत से लोग क्या कहते हैं, ये लाइबिलिटी बता देते हैं इसको, यानी कि ये दायित्व है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की। ठीक है, तो ये क्या है मैं बता देता हूं एक बार। लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस के ऊपर एक जिम्मेदारी है, एक कर्ज है, किसके प्रति, ओनर के प्रति। क्योंकि भाई ओनर ने पैसा लगाया है बिजनेस में, ओनर ने पैसा लगाया है बिजनेस, और ये बिजनेस का कर्तव्य है कि वो पैसा उसको वापस कर सके। तो ये कर्ज क्यों बता रखा है? क्या मेरा बिजनेस और मैं अलग अलग हूं, या ओनर और बिजनेस अलग अलग है? यस, बिल्कुल। एक कंसेप्ट होता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, एक कंसेप्ट होता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। नाउ वेरी सिंपल कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के अंदर ऐसा माना जाता है कि बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। ऐसा माना जाता है कि ओनर इज नॉट इक्वल टू बिजनेस, यानी कि दे आर सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, और अकाउंटिंग जो होती है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है ना। तो मैं बोल सकता हूं अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग इज बीइंग डन फ्रॉम बिजनेसेस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको लायबिलिटी कह रहा हूं। अगर मैं बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचूं तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचूं, बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। अगर बिजनेस अलग है और ओनर अलग है तो भाई ओनर ने बिजनेस को पैसे दिए हैं और वो पैसे उसको लौटाने पड़ेंगे, है ना, उसको रिटर्न देना पड़ेगा उस पैसे के लिए। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। सो द नेक्स्ट कंसेप्ट दैट वी नीड टू डू इज द कंसेप्ट ऑफ लाइबिलिटी। आई एम रबिंग दिस and after this we will do the concept of liability. बहुत अच्छा कंसेप्ट है।
लाइबिलिटीज। ठीक है, तो लाइबिलिटीज का मतलब क्या है? इट मीन्स अमाउंट ओड। ओड का मतलब होता है पेबल, कि कितना अमाउंट इसको पे करना है, ये पे करेगा, ठीक है, इन फ्यूचर। अच्छा, पेबल बाय बिजनेस, यानी कि बिजनेस कितना अमाउंट पे करेगा, बिजनेस कितना अमाउंट पे करेगा। तो भाई दो लोगों को बिजनेस अमाउंट पे करता है, ठीक है। एक तो करता है वो ओनर को, है ना, अभी हमने पढ़ा। एक तो ओनर या प्रोपराइटर को करता है, और दूसरा वो करता है आउटसाइडर्स को, आउटसाइडर्स को यानी कि बाहर वालों को, ठीक है। एक तो करता है वो ओनर को और एक करता है वो आउटसाइडर को। जनरली जो हम देखते हैं लाइबिलिटीज को, वो इसको मानते हैं, आउटसाइडर वाली लाइबिलिटी को लाइबिलिटी माना जाता है जनरली, ठीक है। अगर ओनर या प्रोपराइटर को वो पैसा जो पे करना है बिजनेस को, ठीक है, इस केस में इस लाइबिलिटी को कह देते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। यानी जिम्मेदारी जो है वो अभी अंदर अंदर का वाली जिम्मेदारी है, मेरे को बिजनेस को ओनर को पैसा देना है और ओनर को बिजनेस को पैसा देना है, सॉरी बिजनेस को ओनर को पैसा देना है, ठीक है। लेकिन जब पैसा बात यह जाती है कि बिजनेस की जिम्मेदारी बाहर वालों के प्रति है, तो इसको एक्सटर्नल या आउटसाइड लाइबिलिटी भी कह देते हैं, एक्सटर्नल या आउटसाइड लाइबिलिटी भी कह देते हैं। बहुत सिंपल। मैं फिर वही एग्जांपल दूंगा कि मैंने उधार पे कुछ गुड्स खरीदे, यानी कि मैंने क्रेडिट ट्रांजैक्शन करी है, मैंने क्रेडिट ट्रांजैक्शन करी है, तो मैं बोलता हूं कि एग्जांपल बोलता हूं, राम परचेज्ड गुड्स ऑफ रुपीज 1 लाख ऑन क्रेडिट, यानी कि उधार पे। ऑन क्रेडिट का मतलब उधार पे। राम ने गुड्स खरीदे 1 लाख के उधार पे। अब जो उधार पे जब गुड्स खरीदोगे तो आपको बाहर वाले को पैसा देना पड़ेगा। मैं ये बनाया मैंने, देखो ये राम है, इसने इस बिजनेस से 1 लाख के गुड्स खरीदे। गुड्स खरीदे कितने के? 1 लाख के। बट पैसा थोड़ी दिया है, मनी नहीं दिया, नो मनी। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन जो है वो उधार की है, वो बाद में पैसे देगा, ठीक है। तो ये जो बिजनेस है, ये हमारे इसके प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है, तो ये हमारी एक्सटर्नल या आउटसाइड लाइबिलिटी बन जाती है, ठीक है। यानी कि हमारी जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर बोझ है, बोझ बोल दो एक तरीके से लाइबिलिटी को आप, ठीक है। ठीक है, अगर आई होप मैं आपने इतना नोट कर लिया होगा, फिर मैं टाइप्स बता देता हूँ आपको इसके। आई होप कि ये रिकॉर्ड नोट कर लिया आप। अगर मैं बात करूं टाइप्स की, अगर बात करूं टाइप्स की, तो लाइबिलिटी के होते हैं 2 टाइप। एक तो होता है नॉन करेंट, नॉन करेंट लाइबिलिटी, और एक होता है आपका करंट लाइबिलिटी। अब क्या मतलब है इसका? जो बोझ आपको 12 महीने के बाद उतारना है, यानी कि जो पेमेंट आपको बाहर वालों को 12 महीने के बाद करनी है बैलेंस शीट डेट से, उसको कह देते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी। और जो बोझ आपको 12 महीने के अंदर अंदर
उतारना है, जो पैसे आपको बाहर वाले को उधार आपको 12 महीने के अंदर अंदर चुकाना है, उसको कह देते हैं करंट लाइबिलिटी। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। तो लाइबिलिटी पेबल आफ्टर 12 months from the date of balance sheet। ठीक है, और लाइबिलिटीज पेबल विद इन, मतलब 12 महीने के अंदर अंदर, विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये टाइप्स हैं लाइबिलिटीज के। हाँ, हाँ, तो लाइबिलिटीज में हमने देखा कितने टाइप है हमारे, 2 टाइप है, एक नॉन करंट एक करंट। ठीक है, नॉन करंट इसमें एग्जांपल अगर आप लें, एग्जांपल लें तो वही है बैंक लोन पेबल आफ्टर 5 years, यानी कि ऐसे बैंक लोन जो 5 साल बाद पे करना है, पेबल आफ्टर 5 years। तो अगर आप देखोगे तो इसमें 5 साल के बाद हमें लोन करना है, यानी कि जो पीरियड है विच इज द पीरियड इज बियॉन्ड 12 months, 12 months के बाहर है, तो इसीलिए इसको नॉन करेंट लाइबिलिटी। और यहाँ पे जब हम कोई भी लोन अगर छोटा मोटा उधार पे सामान खरीद लेते हैं, है ना, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 12 महीने से अंदर अंदर के टाइम के लिए, तो उसको करंट लाइबिलिटी कह देते हैं। तो आई होप कि आपको लाइबिलिटीज समझ में आ गया होगा। और तो आज हमने जो टर्म सीखे वो सीखा अपना बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, डिटेल में सीखा हमने ये एकदम। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है। दूसरा टर्म जो हमने सीखा है वो सीखा है आपका कैपिटल क्या होता है, ये भी हमने डिटेल में सीख लिया है। तीसरा टर्म हमने सीखा है लाइबिलिटीज क्या होती है। तो शॉर्ट में बोलूं तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है, वो ट्रांजैक्शन, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो हम बिजनेस में करते हैं, लेन देन होती है। ठीक है, कैपिटल क्या है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, ठीक है, इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। इट कैन बी इन कैश और काइंड। और लाइबिलिटीज क्या होती है, इट इज द responsibility on the business, it is the responsibility of the business, or it is the amount owed or payable by the business to outsider or sometimes inside or sometimes the owners। okay, तो ओनर को जो लाइबिलिटी होती है, जो ओनर के ऊपर लाइबिलिटी होती है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटरनल लाइबिलिटी। और जो बाहर वालों के प्रति लाइबिलिटी होती है उसे कहते हैं एक्सटर्नल या आउटसाइड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इज ऑफ 2 types, one is your non-current liability and second is your current liability। Non-current liability is the liability which you have to pay after 12 months, and the current liability is the liability which you have to pay within 12 months। okay, so that's it, हमने इतना ही पढ़ा था। और आज की क्लास हम फिर इसी के साथ रैप अप कर लेते हैं। we will do next terminologies in the next class। okay, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और if you really enjoying our videos, please like the video, do comment your doubts, okay, and share the video as much as possible। thank you so much for watching।